अक्टूबर में यूएन ने उसे विभाजित कर दिया, उसे विभाजित कर दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो लेकिन हाँ, उसमें एक प्रबंध इस तरह का उपबंध था कि आगामी 2 वर्षों के बाद वहाँ चुनाव कराए जाएँगे और चुनाव के आधार पर वियतनाम को बहिष्कार मिलेगा। दक्षिणी वियतनाम को बहिष्कार मतलब कि हो चि मिन का मानना था कि दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम का हिस्सा है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा और यूएनओ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में चुनाव कराने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने चुनाव कराने से इनकार करना तो उचित नहीं हुआ, चुनाव कराने की पहल नहीं की, उसको टाल डाला। इस पर हो ची मिन ने धीरे-धीरे कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को दक्षिणी वियतनाम बोलना शुरू कर दिया। उसको वियत कॉन्ग बोलते हैं, आपको लिखा हुआ वियत कॉन्ग, उसे वियत कॉन्ग बोलते हैं, यानी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। और फिर उस वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों के बीच जाकर अपना जनाधार बनाना शुरू किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका डर गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को यह लगा कि अगर जैसे उसको बोलते हैं वियत कॉन्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह लगा कि अगर वियतनाम में कोई कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाएगी तो उसमें आइजनहावर था प्रेसिडेंट, ट्रूमैन इंडिया के बाद था आइजनहावर था। उसने एक थ्योरी दी, उसका नाम था डोमिनो थ्योरी या डोमिनो सिद्धांत। उसको डोमिनो सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसे डोमिनो सिद्धांत के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमिनो सिद्धांत। ये डोमिनो सिद्धांत क्या कहता है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। ये डोमिनो सिद्धांत यह कहता है कि कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो आपस में वो बड़े एक दूसरे से गुथे हुए, बड़ा वोलेटाइल है। तो अगर एक देश में साम्यवाद आता है तो दूसरे देश में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हो जाएगा। इसको यहाँ पर रोकना चाहिए, वियतनाम में हमको साम्यवाद को नहीं पनपने देना है। और इसी डोमिनो सिद्धांत के तहत उसने अमेरिकी सेना भेज दी, जो बहुत बड़ी गलती से अमेरिका की। तो वहाँ पर उसने सेना भेज दी। अब वो सेना जब गई तो उसको दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्टों को दबाना था और उत्तरी वियतनाम को भी उसको देखना था। अब वो कैसे कर पाता, क्योंकि वहाँ पर वो कम्युनिस्ट पार्टी तो यहाँ पर तो है नहीं, खुले हुए कोई सैनिक है जहाँ वॉर करना है, बल्कि लोगों के बीच छिपे हुए कार्यकर्ता हैं जो जो मतलब एग्रेसिव हैं और वो सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अमेरिकी जो अभी वो वहाँ पर कम्युनिस्टों को दबाना संभव नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिस्टों के पास जना था। तो जो सेना गई थी वो सेना ने अच्छा, और उधर वियतकॉन क्या करते थे, अपने बगल में कोई बहुत बड़ा एक कर सकते हैं टाइगर या उसको चाकू या बहुत बड़े एक खुखरी जो आपने पहाड़ियों के बारे में सुना होगा रखते थे और मौके देखकर अमेरिकी सैनिकों की गला काट देते थे। उससे क्या हुआ कि अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस बात की प्रतिक्रिया हो रही थी। अब आइजनहावर के बाद फिर जॉन एफ कैनेडी आए दूसरे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने और भी सेना भेज दी। वो सेना सफल नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ भी कोई उसका निराकरण नहीं निकला। फिर उसके उत्तराधिकारी में लिंडन जॉनसन, तो उन्होंने फिर सेना भेज दी। अब वो सेना ने वहाँ पर जब कुछ नहीं हुआ तो उसने बॉम्ब फेंकना शुरू किया, उसमें बहुत सारे सिविलियंस की मृत्यु होने लगी, बच्चे और औरतें मरने लगी। तो चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अपने आप को ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर भी मानते हैं, तो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंडन जॉनसन के अगेंस्ट में प्रदर्शन शुरू हो गया कि लिंडन जॉनसन गो अवे, हाउ मेनी किड्स यू किल टुडे। तो लिंडन जॉनसन इस बात से इतना हतोत्साहित हुआ कि सेकंड तक के लिए उसने चुनाव ही नहीं लड़े और फिर एक तरह से समस्या नहीं थी। तब आए अंत में निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन। तो निक्सन को अब यह बात समझ में आने लगी कि वियतनाम में कोई सफलता हमें नहीं मिलेगी, हम किसी उलझन में वहाँ बने रह जाएंगे लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं आएगा। और फिर यहाँ अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी काफी हॉस्टाइल हो रहा था वियतनाम के मुद्दे पर। कुछ सैनिक भी बीच में ऑपरेशन छोड़कर अमेरिका वापस आ रहे थे, अमेरिकी जनमत दो पार्ट विभाजित हो चुके थे, स्वयं संयुक्त अमेरिका की सरकार खतरे में पड़ गई थी। तो ऐसी स्थिति में निक्सन ने महसूस किया कि जब तक सोवियत रूस और चीन रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक हम हार नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का समर्थन था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ। तो उसने सोवियत रूस के साथ और चीन के साथ वार्ता की और 1973 में बड़ी चालाकी से अमेरिकी सैनिकों को निकाल लिया, इस एक्सक्यूज पर कि अमेरिकी सेना को वहां रखने के बजाय हम दक्षिणी वियतनाम को इतना ताकतवर बना देंगे, जो स्टेटमेंट अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका अभी दे रहा है, तो हम दक्षिणी वियतनाम को इतना ताकतवर बना देंगे कि दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम का सामना कर सकेंगे। तो निकल गए और अमेरिकी के निकलने के 2 वर्ष के बाद 1975 में उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम की सरकार को गिराकर और जनमत का समर्थन के साथ दोनों वियतनाम को एकीकरण कर लिया। इस प्रकार से जिस वियतनाम को बचाने में 58,000 अमेरिकी सैनिक मरे, वह वियतनाम अंत में नहीं विभाजित कर सका, वह एकीकृत हुआ। इसलिए वियतनाम को संयुक्त राज्य अमेरिका का वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, ये मैंने आपको लिख दिया, इसमें आपको काम आ जाएगा। क्वेश्चन, परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप, व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप, जिनके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप वियतनाम का मुद्दा, वियतनाम का मुद्दा, वियतनाम का मुद्दा मुद्दा लगभग 30 वर्षों के युद्ध में, लगभग 30 वर्षों के, लगभग 30 वर्षों के युद्ध में, लगभग 30 वर्षों के युद्ध में परिवर्तित हो गया, 30 वर्षों के युद्ध में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया था। तो ये कैसे उत्तरी वियतनाम, जो आपको याद है थोड़ा बहुत आप उसको लिख कर ले, आपने पूरी कहानी बता दिया, मैटर नहीं है।
है, आपको टुकड़े दूंगी मैं, आप शॉर्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब एक है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत भयानक घटना, वो है क्यूबा पर से पाँच साल तक। वो क्या है, तो देखिए क्यूबा लैटिन अमेरिका में, संयुक्त अमेरिका के, अब देखिए ये है क्यूबा हवाना, अब ये संयुक्त अमेरिका है, तो मात्र कुछ किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ, 100 या 150 किलोमीटर की दूरी होगी क्यूबा इसके नाम पर। अब कहा जाता है यही जो क्यूबा है, अब इसी को 1898 में संयुक्त अमेरिका ने स्पेन के साथ युद्ध लड़के क्यूबा और फिलीपींस को आज़ाद करवाया, अब क्यूबा को फिर अपने वर्चस्व में ले गया। वैसे भी मुनरो डॉक्ट्रिन मैंने आपको बताया हुआ, मुनरो सिद्धांत के बाद लैटिन अमेरिका पर तो संयुक्त अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ, तो लैटिन अमेरिकी देश उसके क्लाइंट कंट्रीज की तरफ से, तो क्यूबा में विशेषकर शुगर का उत्पादन, शुगर केन आदि का उत्पादन होता था, तो उसमें चुकंदर से भी शुगर बनाया, चुकंदर का भी उत्पादन होता था, तो वो सब, और वहाँ पर जो भी इंडस्ट्री या फर्म थे उस पर अमेरिकी पूंजी का नियंत्रण था, और क्यूबा एक तरह से अमेरिकी नव साम्राज्यवाद का शिकार था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके अध्यक्ष में एक गुरिल्ला लीडर का उद्भव हुआ, और उस गुरिल्ला लीडर का नाम था, उसमें कोई कम्युनिस्ट नहीं हुआ था, फिडेल कास्ट्रो। आपको ये नाम बड़े फेमस है क्योंकि वो मर चुका, लेकिन पूरे इतिहास में बड़ा फेमस रहा, उसका नाम है फिडेल कास्ट्रो। तो फिडेल कास्ट्रो गुरिल्ला लीडर था, उसने सरकार को, क्यूबा की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, और तख्ता पलट करने के बाद उसने सरकार पर कर दिया। चलिए यहाँ तक तो संयुक्त अमेरिका ऑब्जर्व कर रहा था कि आगे क्या गति होती है। अब उसका अप्रोच एक्चुअली एंटी इंपेरियलिस्टिक था, साम्राज्यवाद विरोधी। उसने उन उद्योगों और फर्मों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि वहाँ पर विदेशी पूंजी को या विदेशी नियंत्रण को समाप्त करके अपने नियंत्रण में लेना। अब संयुक्त अमेरिका को लगा कि तो हमारी सीधी चुनौती है हमारे लिए, तो संयुक्त अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दिखाई। पहले जो क्यूबा से आयात वो करता था उससे पहले इंटर कटौती की, लेकिन उससे उसकी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं। तो अब जो CIA वहाँ का गुप्तचर एजेंसी है उसने पर जानलेवा हमला भी किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। वो सावधान था, वो बच गया। अब यही स्थिति है, लेकिन अब फिडेल कास्ट्रो को भी समझ में आने लगा कि हमने पानी में रहकर मगरमच्छ से कर लिया है यहाँ पर, अब हमें बचना वैसे ही मुश्किल है, ये हमें मरवा देगा। तो उसने तुरंत सोवियत रूस से संपर्क किया। अब सोवियत रूस से संपर्क किया तो सोवियत रूस को लगा कि भाई ये तो बहुत ही गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो अब सोवियत रूस के साथ क्या है, आप अगर मानचित्र पर देखोगे तो सोवियत रूस के इर्द गिर्द जितने भी अमेरिका के मित्र देश थे सोवियत रूस के इर्द गिर्द क्या, जैसे तुर्की, तुर्की NATO का मेंबर था, वहाँ मिसाइल लगा हुआ था, न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत रूस को निशानों पर लिया हुआ था। उधर पूर्वी जर्मनी जो उसका नेबरिंग रीजन है, सॉरी पूर्वी जर्मनी तो सोवियत रूस में नहीं था, पश्चिमी जर्मनी जो पूर्वी जर्मनी का नेबरिंग रीजन है, वहाँ पर मिसाइल लगी हुई थी, फ्रांस में मिसाइल लगी हुई थी। तो मतलब कुल मिलाकर अब यह बात स्पष्ट थी कि सोवियत रूस और भूमध्य सागर में भी संयुक्त अमेरिका की पहुँच थी। अब इस बात से सोवियत रूस को लगा था, जबकि सोवियत रूस की पूरी पहुँच अटलांटिक के उस पार। जब फिडेल कास्ट्रो ने संपर्क किया तो सोवियत रूस का प्रधान था क्रुश्चेव, उसने बड़े उत्साह से इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, और जब उसने उसकी सहायता मांगी तो सोवियत रूस ने पहले गुप्त रीति से, यही है मिसाइल, उसने इंटरमीडिएरी मध्य इंटरमीडिएरी को बोलते हैं, सॉरी मीडियम रेंज, मीडियम रेंज का न्यूक्लियर मिसाइल, मीडियम रेंज का न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ पर लगा दिया, जो सीधे अमेरिका को मार कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल परमाणु तक से पास रूप से हुआ। अभी संयुक्त अमेरिका को पता नहीं था, लेकिन संयुक्त अमेरिका के जो गुप्तचर जहाज होते थे वैसे भी हुआ अंटार्कटिक महासागर के लैटिन अमेरिकी देश के आसपास से गुजरते होते थे और पता करते रहते थे कहीं कोई गलत गतिविधि तो नहीं चल रही। वैसे ही एक गुप्तचर जहाज था, उसने फोटोग्राफ लिया, जिस फोटोग्राफ में उसने मिसाइल के चित्र मिले, और उसने तुरंत इसको अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को दिया, और डिफेंस डिपार्टमेंट ने सूचना अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने तुरंत मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का मतलब है कि क्यूबा संयुक्त अमेरिका का गलियारा है, उस क्यूबा में अगर किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप होगा तो इसका मतलब है संयुक्त अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। और उसने सोवियत रूस के प्रधान क्रुश्चेव को खबर भेजा कि आप अविलंब उस मिसाइल को वापस लें। तो क्रुश्चेव एरोगेंटली जवाब दिया कि इन मिसाइल को वापस लेना तो दूर, हम और नए मिसाइल लगाने का। तो संयुक्त अमेरिका ने उसे चुनौती दी थी कि आप मिसाइल लगाओ, हम उसे रोकेंगे। अब एक बड़ा अजीब दृश्य अटलांटिक महासागर में हो गया। सोवियत रूस के जो सैनिक युद्ध, तो वह परमाणु अस्त्रों से लैस होकर परमाणु हथियार लेकर आ रहे थे क्यूबा की तरफ, और संयुक्त अमेरिका ने अपनी युद्धपोतों को परमाणु हथियारों से लैस करके रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि दोनों का कन्फ्रंटेशन होता, और जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हथियार का उपयोग हुआ था वो तो मात्र 28,000 TNT थे। अब इनका क्या हश्र होता, आप समझ सकते हो कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या हो जाता। वो तो केवल कंजेक्चर की बात है, संभावना की बात है। तो एकदम आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई थी। पूरी दुनिया दम साधे खड़ी थी कि अब क्या होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसको रोकने में अक्षम सिद्ध हो रहा था। अंतिम मोमेंट में आकर सोवियत रूस ने, खुर्चेव ने आदेश दिया अपने कप्तानों को कि जहाज पर यू टर्न ले लो, तो अपने युद्धपोत पर यू टर्न ले लिया, कन्फ्रंटेशन से ठीक से चलाया सोवियत रूस। एक तरह से हम समझते हैं सबसे रिस्पॉन्सिबल भूमिका उसने निभाई। लेकिन संयुक्त अमेरिका को कितना एरोगेंस था कि अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी वही बयान देता है, जब से पत्रकार पूछता है कि इट वाज एन आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, तो उसने जवाब दिया कि बट इट इज नॉट मी, रेदर रशियंस हु ब्लिंक। ये आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन था, मतलब दोनों की आंखें एक दूसरे पे अपलक रूप से एक दूसरे पर निशाना लिए हुई थी, लेकिन हमने पलक नहीं झपकाई, रूसियों ने पलक झपकाई। समझ सकते हैं एरोगेंस था ही नहीं। अब यहाँ से क्रुश्चेव ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को, अगर क्यूबा आपका गलियारा है तो पृथ्वी तो हमारा गलियारा है, आप जो अपनी सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील हो तो हमारी सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। उसने दो शर्त रखी, एक तो आप यह प्रॉमिस करें, तो वायदा करें कि आप भविष्य में क्यूबा पर आक्रमण नहीं करोगे, और दूसरा कि आपका जो जुपिटर मिसाइल तुर्की में लगे हुए हैं उसको आप वापस ले लो, हम
जवाब दिया कि देखिए, जहाँ तक पहली शर्त का सवाल को मैं मान लेता हूँ कि वो अपराध नहीं किया जाएगा। तो दूसरी शर्त में दिक्कत है कि वो हमारा मिसाइल नहीं, वो नाटो का मिसाइल है और नाटो के बाकी मेंबर कंट्री भी हैं, यूनिलैटरली उस मिसाइल को वापस नहीं कर सकते। खैर एनीवे, सोवियत रूस ने उस मिसाइल को वापस ले लिया और टेंशन डिफ्यूज हो गई। अब ये क्यूबा पर पास संकट ने तो पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज में डाल दिया। अब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि कोई भी गलतफहमी से परमाणु युद्ध हो सकते हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नाटो पार्टनर्स पर भी पड़ा, क्योंकि नाटो में उसमें फ्रांस का प्रेसिडेंट जो चार्ल्स डगाल था, वैसे उसका एंटी अमेरिकन अप्रोच था। चार्ल्स डगाल ने तो यहाँ तक कहा कि वी कुड हैव बीन एलिमिनेटेड विदाउट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम इस वॉर में समाप्त हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा हम क्यों समाप्त हुए। उसने कहा कि इतना बड़ा फैसला संयुक्त अमेरिका कैसे कर सकता है बिना नाटो मेंबर्स के सहमति। ठीक है, एनीवे वहाँ भी कुछ तनाव हो गया। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ कि पहली बार डेटा का मतलब है तनाव से ऐसा महसूस किया गया जब कुछ संधि की दिशा में बढ़ा जाए कि भविष्य में कोई भी गलतफहमी इतनी बड़ी विनाशक युद्ध को जन्म दे सकती है। इस घटना के शीघ्र बाद 1963 में एक संधि जिसको हॉटलाइन एग्रीमेंट कहते हैं। हॉटलाइन एग्रीमेंट का मतलब यह है कि दोनों के बीच डायरेक्ट टेलीफोनिक कनेक्शन बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड सोवियत रूस के हेड के बीच, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतफहमी होने वाली है तो दोनों डायरेक्ट वार्ता करके टेंशन को डिफ्यूज कर सकें। पार्शियल बैंड ट्रीटी 1963 में किया गया। ये सब तरह से पीछे न्यूक्लियर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए 1968 में 1968 में आप देखिए एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की घोषणा की गई। यही सब पीछे इसके प्रभाव है कि जो तनाव शैली की दिशा में। तो इसमें हमने यहाँ पर आपको डाल दिया है कि परमाणु युद्ध के खतरे में दोनों महाशक्तियों को आपसी समझ सुधारने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा, इसने नाटो की नीति के बारे में अमेरिका और फ्रांस के मतभेदों को समझ लिया। इसका इम्पैक्ट है। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न आपको सॉल्व कर देते हैं। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट का कारण बताइए। 1963 में कहीं कहीं से चुप भी आपने का कारण बताइए, का कारण बताइए, कारण बताइए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को रेखांकित कीजिए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को रेखांकित कीजिए। प्रभाव को रेखांकित कीजिए। ये तो हुआ शीत युद्ध का विस्तार के विषय में। मैं चूंकि एक बार आपसे पूछ चुका है संकट, तो हमने सेफ्टी के लिए बाकी संकट के बारे में भी आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा वाला मुद्दा बताना चाहता हूँ। अब ये गुटनिरपेक्षता की नीति भी अपने आप में मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर डाल दिया है, ताकि आप इसको, हो सकता है कि इससे आपको नहीं पूछा, हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसी और संयुक्त राष्ट्र संघ वाले में देखें, इन दोनों को हम सेफ्टी के लिए लेकर चलें। तो देखो गुटनिरपेक्षता, अब पहली बात तो यह है कि जब दो महाशक्तियां जब अलग अलग सैनिक ब्लॉक बना के आपस में संघर्षरत थी, जूझ रही थी, उस समय जो नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देश है वो एक तीसरी दिशा भी खोल रहा है, और वो तीसरी दिशा की गुटनिरपेक्षता। इस क्रम में मैं आपको बताऊं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश की स्वतंत्रता से पहले भी इस दिशा में अपना बयान दे दिया था और पहल कर दी थी। उन्होंने 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्राय प्रत्येक नव स्वतंत्र देश से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस गुट अथवा उस गुट का सदस्य बने। लेकिन भारत ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन पहली बात हमें यह समझना है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं होता। पृथकतावाद था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सदियों तक फॉलो किया था मुनरो सिद्धांत के बाद, और वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस नीति में परिवर्तन लाया। दूसरा होता है तटस्थता। तो तटस्थता की नीति स्विट्जरलैंड ने अपनाई, ऑस्ट्रिया ने अपनाई, ये सब कुछ देशों में अपनाई। और तो इसमें आप देखते दोनों महाशक्तियों को मदद हुई, लेकिन गुटनिरपेक्षता का अर्थ न तो पृथकता है न तटस्थता है, बल्कि दोनों महाशक्तियों से संबंध रखते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके मेरिट के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेना, न कि किसी महाशक्ति से प्रभावित होकर निर्णय लेना, यह गुटनिरपेक्षता का। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई आखिर गुटनिरपेक्षता की नीति को उदित होने के क्या कारण थे। तो हम यहाँ पर कुछ कारण आपको देते हैं। कारण यह है कि पहला, किसी नव साम्राज्यवाद से बचने के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि देखिए, ऐसा महसूस कर रहे थे कि भाई कुछ डेकेड्स या सदी के संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की। अब अगर हम अपनी विदेश नीति को गिरवी रख दें तो फिर हमारी स्वतंत्रता का मूल्य क्या है। और फिर ऐसा भी है कि हमारे इन देशों ने हमें स्वतंत्र भी कर दिया, लेकिन फिर हमारी स्वतंत्रता में बार बार हस्तक्षेप करके स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करें, जिसे नव साम्राज्यवाद कहते हैं। उससे बचने का भी तो तरीका है कि हमें आपस में मिलकर देश गठबंधन बनाए। और फिर पंडित नेहरू की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, वो कहीं ना कहीं भारत चीन एवं अन्य तृतीय विश्व की शक्तियों के समर्थन से एक तरह से एशिया का आधार पर एशिया का पुनरुत्थान का स्वप्न देख रहे थे। एक समय आएगा कि एशिया इतना पावरफुल हो जाएगा कि ना तो इसको यह महाशक्ति को दबा पाएगी और दूसरी महाशक्ति दबा पाएगी। उनकी योजना तो बड़ी महत्वाकांक्षी थी, चीन ने उनके पूरे स्कीम को गिरा कर। दूसरा, अब नव स्वतंत्र देशों की पहली प्राथमिकता थी आत्मविकास।
अब अगर वो नव स्वतंत्र देश इस गुट अथवा उस सैनिक गुट का सदस्य बनते, आप सोचिए, तो फिर उनको अपने संसाधन का एक बड़ा भाग सैनिक तैयारी पर खर्च करना पड़ता। उनकी प्राथमिकता बदल जाती, उनकी प्राथमिकता विकास थी, न कि सैनिक तैयारी। इसलिए ये गुटनिरपेक्ष को रहना चाहते थे कि अगर वो गुटनिरपेक्ष रहते, उनको दोनों ब्लॉक से समर्थन मिलता। भारत का नहीं, कि भारत ने एक तरह से ब्रिटेन की सहायता से अगर उसने दुर्गापुर का आयरन स्टील कंपनी को उसके ब्रिटेन के कोलेब्रेशन से उसने स्थापित किया, तो भिलाई रशियन कोलेब्रेशन से स्थापित किया। आप देख रहे हो, तो इस प्रकार से उसने अब फिर संयुक्त अमेरिका के समर्थन से उसने और उसके सहयोग से उसने ग्रीन रेवोल्यूशन आरंभ किया। तो दोनों शक्तियों, दोनों ब्लॉक का आर्थिक समर्थन मिलता था वैसे। और भारत और मिस्र जैसे कुछ देशों का यह मानना था कि निरपेक्षता की कुछ संस्कृति नहीं है। तो कुछ देश जैसे भारत है तो मानते थे अशोक सम्राट जैसे ऐसे भारत को निरपेक्षता एक भावना है। मिस्र भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। ये सब इसके कारण है। अब देखो, कूटनीतिक संगठन है, तो उसका वैसे तो उसका आधार बना था बांडुल सम्मेलन 1955 में। एशियाई अफ्रीकी देशों में 29 देशों ने भाग लिया था और बांडुल इंडोनेशिया की राजधानी, वहाँ सम्मेलन हुआ। वहीं चीन ने पहली बार अपनी पहुंच बनाया था और उसमें पंडित नेहरू ने दुनिया से उसका परिचय कराया था। उसी चीन का देखिए आगे चलकर कितना घातक उनके लिए सिद्ध है। और लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के नेतृत्व, कर्नल नासिर मिस्र के थे। पहली चीज 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी औपचारिक शुरुआत। अब देखिए इसका योगदान पर नजर डालिए, योगदान पॉइंट उपनिवेश मुक्ति को शुरुआत। सबसे पहले तो इसने उपनिवेश मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर पहल की। दूसरा, तृतीय विश्व के देशों को संगठित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलजुल कर मतदान, इतना तक कि पश्चिमी देशों के द्वारा भी गंभीरता से। अब आप जानते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अब अगर अकेले आप जाओगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, तो एक तो आर्थिक स्थिति खराब है, आप अभी अभी आजादी प्राप्त की है, तो वहाँ तो आपको कोई तरजीह नहीं मिलेगी। अगर हम मिलजुल कर मतदान करते हैं, किसी मुद्दे पर अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो आर्थिक महाशक्तियां भी उनको सम्मान देने की विवश हो जाती है। दूसरा यहाँ योगदान है। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति का निरंतर, जैसे दक्षिण अफ्रीका की एक सरकार थी व्हाइट गवर्नमेंट, तो अपनी ही ब्लैक पॉपुलेशन के साथ बड़ा भेदभाव करती है, उसको अपार्थाइड की नीति। इस अपार्थाइड की नीति का उन्होंने खुलकर विरोध किया और बार बार दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर दबाव देते रहे कि अपार्थाइड की नीति को समाप्त करें। पॉइंट नंबर 4, पश्चिमी शक्तियों के द्वारा परमाणु परीक्षण की आलोचना और परमाणु हथियारों के विरोध में जनमत था। इनका एक काम यही माना जाता है कि परमाणु हथियारों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत को संगठित करने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। और पॉइंट 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में G77 जैसे संगठन का निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के प्रजातांत्रिक होते हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक G77 नामक संगठन बनाया। इनका कहना था कि देखिए आपके IMF को, विश्व बैंक को, गैट को, सारी संस्थाओं का जुटाव पश्चिमी देशों को है। यह नवस्वतंत्र देशों के साथ न्यायिक संस्थाएं नहीं कर। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उसका प्रजातांत्रिकरण, ये प्रजातांत्रिकरण अभी भी नहीं हुआ। हम लोगों को भी आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारी भी शक्ति, हमारी समान भागीदारी होनी चाहिए। जो भागीदारी आपने दी है औपचारिक है, तो व्यवहारिक रूप में आपने अभी भी उन पर नहीं किया। ये तो देखिए सीमाएं क्या है इनकी। एक आंदोलन के आरंभ के कुछ समय पश्चात अपने मूल मार्ग से विस्तृत हो गए और राजनीतिक मुद्दों के आर्थिक मुद्दों को मिल गया। अब देखो, चले थे हरिभजन को होटल में लेकर, अब चले थे राजनीतिक मुद्दे लेकर दुनिया को बदलना है, तो छोटे मोटे आर्थिक मुद्दों में उलझ कर रह गए और मुख्य मुद्दों से इनका ध्यान हट गया। ठीक है। दूसरा, इसके अधिकांश सदस्य देश सभी तक अमेरिका अथवा सोवियत रूस को झुके रहे। इस पर श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन ने व्यंग करते हुए कहा, जब सही अर्थों में दोनों गुट के राष्ट्र बचते हैं तो हम सही चल अमेरिका और दूसरा सोवियत। अब एक दिलचस्प बात मैं बताता हूँ। एक्चुअली कहने पे तो गुट निरपेक्ष, अब गुट निरपेक्ष समूह में या गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने में पाकिस्तान में भी सक्रिय होने लगी। अब पाकिस्तान भी देखिए, उसके देश में स्वयं संयुक्त अमेरिका का सैनिक आई और बहुत सारे ऐसे देश। और तो और छोड़िए भारत, जिसमें गुट निरपेक्षता की नीति का जनक था, जिसमें की पहल की थी, बड़ा योगदान था, तो 1962 में चीन के हाथों पराजित हुआ तो सोवियत रूस से हथियारों को उसने एक्सेप्ट किया। श्रीमती गांधी ने 1971 के वॉर के समय, तो सोवियत रूस के साथ उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने 20 वर्षों का मैत्री और मैत्री एवं सहयोग की संधि की। व्यावहारिक रूप में कहीं कहीं एक तरह से मिलिट्री एलायंस ही व्यावहारिक रूप, जिसका नाम आपने हवाना में, हवाना क्यूबा की राजधानी था, फिडेल कास्ट्रो को सोवियत रूस की तरफ झुकाव रखता था। मैंने क्यूबा पक्षपात संकट आपको बताया है। तो फिडेल कास्ट्रो ने 1979 में, तो वही अध्यक्ष था, क्योंकि वहीं पर बैठक हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसने एक बयान दे दिया, बड़ा आपत्तिजनक बयान। उसने कहा कि हम सभी गुटनिरपेक्ष देशों को सोवियत रूस के पक्ष में हो जाना चाहिए, क्योंकि संयुक्त अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, रूप है, वो आका। अब इस बात पर श्रीलंका बहुत ज्यादा व्यथित हुआ और श्रीलंका उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बाहर हो गया। और जयवर्धन ने, वही मैंने आपको लिखा है कि व्यंग्य से कहा कि अब सही मायने में कहें तो अब दो ही गुटनिरपेक्ष देश रह गए, एक तो संयुक्त अमेरिका और दूसरा सोवियत। तो समझ सकते हैं कि सभी देश उनके साथ गुट बना रहे हैं, वो किसी के साथ नहीं। अब यहाँ पर आपको सूचना मिलती है कि तृतीय विश्व के देशों के बीच भी परस्पर युद्ध और टकराहट चलती रही। इस कारण यह संगठन प्रभावी नहीं रहा। उदाहरण के लिए 1962 में भारत चीन युद्ध में इसे गहरा झटका पहुंचाया। फिर 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्ध घटित हुआ और पाकिस्तान का विभाजन किया। 1970 के दशक में चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया और 1980 तथा 1988 के 8 वर्षों में ईरान इराक की चलता रहा। दूसरी तरफ अफ्रीकी राष्ट्रों में जनजातीय संघर्ष, स्वास्थ्य विवाद चलते रहे। इस कारण अमेरिकी नीतियों और ताकतों को लागू किया। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ज्यादा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन 2-3 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की चर्चा हमने की। जब हम तृतीय विश्व के देशों की बात करें, उनके युद्ध की बात करें, संगठन की बात करें, लेकिन अगर आपस में उनका युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, अब कितना बड़ा है कि बेलग्रेड सम्मेलन के 1 वर्ष के बाद चीन ने भटका दिया। उसके
आगे आप देखिए 1965 में 71 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ, 1970 के दशक में चीन ने भी अपना हमला कर दिया, 1980-88 के भी डायरेक्ट वॉर हो गया और अफ्रीकी राष्ट्र जो सब के कगार पर थे, जो इस्लामाई राष्ट्र बहुत सारे झगड़े थे, तो कैसे प्रभावित हो सकती है? इसके सदस्य देशों की स्थिति में भी अंतर आने लगा, या था इसका एक संस्थापक देश यूगोस्लाविया का भी नहीं करेंगे, 7 देश हैं। दूसरा संस्थापक देश मिस्र अमेरिका के निकट चला गया, साइप्रस और माल्टा जैसे राष्ट्र यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए, तब कूटनीतिक समूह के अपने नाता तोड़ लिया। भारत भी अपनी अन्य सामरिक सहयोगियों को देख रहा है और कूटनीतिक आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहा। अभी हाल में वेनेजुएला के समय में भारतीय प्रधानमंत्री का नहीं जाना कर दिया था विषय, मतलब कूटनीतिक आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया को काफी मदद करने लगा, विशेषकर इंडिया सरकार आई है वो चूंकि को कहीं ना कहीं नेहरू और कांग्रेस की धरोहर मानती है, तो कूटनीतिक वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन हाँ, अब 4 में आपको 3 पॉइंट याद रहे, आप 3 लिखो, 2 ही याद रहे 2 ही लिखो। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी चीज रखी है कि अब कूटनीतिक आंदोलन प्रासंगिक रह गया। अब आप यहाँ पर नजर डालिए कि यह प्रासंगिक रह गया, यह आज भी प्रासंगिक हो सकता है। अब देखिए बात है प्रासंगिकता की, प्रासंगिकता का मतलब है कि आज इसका उपयोग है नहीं। तो कुछ आलोचकों का मानना था कि देखिए जब कुछ नहीं रहा तो कुछ निर्देश है, तो कुछ होना चाहिए तो निर्देश है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी प्रासंगिकता देखो, देखिए कूटनीतिक आंदोलन का मौलिक हित था तृतीय देशों के हितों की रक्षा। अब पहले तृतीय विश्व के देशों के हितों को खतरा था गुटबंदी से, सैनिक गुटों से, गुट का होगा। आज ठीक है, गुटनिरपेक्षता गुट नहीं, लेकिन तृतीय विश्व के देश के हित तो आज भी उतने ही आरक्षित है, बल्कि पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गए, क्योंकि उनका एक कम से कम सिंपैथाइजर जो सुपर पावर था सोवियत रूस विघटन हो गया। तो अब तो संयुक्त अमेरिका की दादागिरी और भी चलने वाली, और फिर बहुत सारी नई समस्या पहले तो आई थी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो आर्थिक मुद्दे हैं उनमें आप अधिकारों की मांग करेंगे। आपको पर्यावरण संकट का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, और इन सभी मुद्दों में पश्चिमी देश तृतीय विश्व के देशों को दबा सकते हैं और दबाते हैं। और एक और भी बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद अगर सबसे बड़ी संस्था दुनिया में है तो कूटनीतिक आंदोलन, और उसमें भी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ पर तो संयुक्त अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा है कि कूटनीतिक आंदोलन को तृतीय विश्व के देशों की संस्था है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता को हम दरकिनार आज भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो आपका प्रेजेंट जो मॉडल है वो नहीं चलेगा, इसमें आपको पहले उसका स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा और उद्देश्य को भी पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। इतना आपको लिख देना है, और मैंने नीचे ये दे दिया है कि इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई क्या करना है, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको डाल दिया। अब क्या करना है इस पर थोड़ा सा विश्व युद्धोत्तर राजनीति में, विश्व युद्धोत्तर राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, आंदोलन की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण की, आलोचनात्मक परीक्षण की। आलोचनात्मक परीक्षण के लिए क्या करना है कि इनका योगदान भी आप बता दें और सीमाएं भी बता दें, क्या योगदान था और क्या ये नहीं कर पाए, या क्या लिमिटेशंस है, इसमें आपको प्रासंगिकता बताने की जरूरत है। प्रासंगिकता तो शायद आपसे पूछे तो उतना आगे गुटनिरपेक्षता पर भी आपसे नहीं पूछ सकते, मैंने सेफ्टी के लिए केवल आपको दे दिया। और तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष मूवमेंट को, तो बस इस श्रृंखला में इस टॉपिक को अगर हम लोग कवर कर लेते तो आपका सिलेबस का पार्ट हम आगे बढ़ते और सेफ साइड लेकर पूरा करते। फिर हमें पाठ्यक्रम वाले में कोई समस्या नहीं। अब देखिए जैसा कि पिछले डायग्राम में मैंने दिया था उसमें मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रूप से चर्चा की थी, कहीं भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है 2 विषय, और जिसे आप यूएनओ अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं वह तो विश्व युद्ध के अनुभव से दिखाया। पीछे मैंने आपको लीग ऑफ नेशन से परिचय कराया, अभी मैं वो इंपॉर्टेंट बातें संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो पहले 1 बाय 1 यहाँ देखते हैं क्या है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की पृष्ठभूमि कुछ नहीं, आपको पृष्ठभूमि पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल अगस्त 1941 तक अटलांटिक चार्टर में देखा जा सकता है। अटलांटिक चार्टर से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ और डायग्राम में दे चुका हूँ कि अटलांटिक चार्टर ने उपनिवेश मुक्ति में भूमिका निभाई, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में भी भूमिका निभाई। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को समय में 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग इस प्रकार हैं। अब देखिए इसमें ये अंग पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जानना चाहिए महासभा, जनरल असेंबली, जिसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी उसके सदस्य होते हैं, वो सभी के लिए खुला हुआ है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। आप यहाँ अगर सुरक्षा परिषद पर नहीं डालें तो इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द यूएन, हार्ट एंड सोल ऑफ यूएन। एक बार क्वेश्चन पूछा था, हालांकि आपके पूछे जाने की संभावना तो आपके प्रश्न पत्र में कम लगती है, लेकिन एक बार पूछा था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। तो हार्ट एंड सोल
अब क्यों गिरता है? तो सुरक्षा परिषद जितनी भी महत्वपूर्ण नीति निर्धारण है सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। जनरल असेंबली उसका अनुमोदन करता है। कई बार सुरक्षा परिषद के ऐसे निर्णय होते हैं जिस जनरल असेंबली की परिधि से भी बाहर है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा परिषद अगर ना चाहे तो फिर कोई नियम लागू ही नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। सुरक्षा परिषद युद्ध की घोषणा कर सकता है। सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्र विशेष को सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा कर सकता है। वह किसी सदस्य विशेष की सदस्यता की भी अनुशंसा कर सकता है। वह कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार राष्ट्र संघ को विचार जनरल असेंबली अथवा महासभा को दे सकता है। तो इसके बहुत मल्टीपर्पज वर्क्स है। टोटल इसके 15 सदस्य पहले तो कुछ संख्या 11 होती थी, 6 अस्थायी और 5 अस्थायी। अब 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं और इन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अनुसंधान कार्य और अनुशंसा का कार्य करता है। न्यास परिषद जिसको कहते हैं ट्रस्टीशिप, जैसे आपने को मैंडेट सिस्टम आपने लीग ऑफ नेशंस में देखा था, उसी प्रकार से न्यास परिषद का मतलब है कोई भी राष्ट्र को अगर तत्काल संरक्षण देने की जरूरत है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे न्यास परिषद के माध्यम से ट्रस्टीशिप काउंसिल के माध्यम से देगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो सदस्य देशों के मुद्दों पर निर्णय लेता है और सचिवालय जो इसके कलेक्टिव वर्क से संबंधित संस्था सेक्रेटरी, ये 6 इस तरह के इसके अंग। अब यहाँ पर आपको थोड़ा राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में अंतर मतलब थोड़ी तुलना कराई गई है, क्योंकि राष्ट्र संघ जैसी संस्था विफल हो गई थी। हालांकि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को भी देखें तो बहुत ज्यादा सफल तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ फिर भी यह संस्था बहुत हद तक, अगर आप देखें तो यह संस्था बहुत हद तक राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक प्रभावकारी या प्रभावकारी रही। राष्ट्र की विफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। अतः यूएनओ में पहले की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक प्रतिनिधियों वाला संगठन है। अब इसका आकार कहीं विशाल है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण असेंबली और काउंसिल को एक समान अधिकार दिया जाना माना जाता है। मतलब माना जाता है कि राष्ट्र संघ में विफलता का एक कारण यह रहा था कि उसमें जो काउंसिल थी और असेंबली थी दोनों को समान शक्तियां दी थी, जो ऐसा होना नहीं था। ऐसा होने से क्या होता है, कोई भी राष्ट्र अपने आप को नीति निर्माण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं मानता। सभी को लगता है कि दैट इट बिलोंग्स टू ऑल फाइनली बिलोंग्स टू नन। लेकिन अगर कुछ शक्तियों को, अगर कुछ खास देशों को कुछ ज्यादा शक्तियां दी जाती है तो उनका दायित्व बढ़ जाता है। तो राष्ट्र संघ के इसी अनुभव, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो काउंसिल के मेंबर्स में असेंबली के मेंबर्स में दोनों की समान शक्ति है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक थे उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी व्यवहारिक बुद्धि अपनाई और उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत और शक्तियों की प्राथमिकता के सिद्धांत दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयत्न किया। तो यह है तीसरा, यहाँ तक कि प्रमुख देशों को राष्ट्र संघ में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं थी। किसी प्रेरक शक्ति के अभाव में प्रमुख वैश्विक शक्तियों में विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। तो ये दो पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्र संघ के पास आक्रामक देशों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। इन संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह का प्रावधान किया गया। मतलब कि राष्ट्र संघ के पास मस्कुलर पावर नहीं था, उसके पास वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन था। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस चाहता था कि उसे खुद को वह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, वह भी कुछ कॉर्सिव पावर, कुछ दंड शक्ति उसके पास आ सके, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं जो एंग्लो अमेरिकन महकमा है उसे मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि चलो इसे आपस में मेल मिलाप वाली संस्था, विचार विमर्श वाली संस्था बनाते हैं। परिणाम हुआ कि चाहे वो इटली की आक्रामक नीति हो या जापान की या फिर अंत में जर्मनी की, वो रोक नहीं सके। असंख्य उपलब्धियां, आज कुछ उपलब्धियां तो हैं, उस उपलब्धियों को हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मतभेदों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसकी आर्थिक उपलब्धियां हैं कि दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी विशेष एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि के माध्यम से नवीन अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया है। जैसे अब इसके बारे में कहा जाता है इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो इसमें भी इसने एक तरह से अपनी विशेष एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सब इससे जुड़े हुए नहीं, लेकिन इन सभी भी इसका कोई ना कोई रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नीति निर्धारण और माध्यम से नवीन अनुसंधानों को, वहाँ पर नए नए जो अनुसंधान किए जाते हैं उसका प्रोत्साहन यूएनओ से मिलता है, जबकि IMF अलग संस्था है, विश्व बैंक अलग संस्था है, आप जानते हैं। सामाजिक और उपलब्ध है, इसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए इसने चेचक तथा पोलियो जैसी बीमारी को समाप्त कर तथा पोलियो जैसी बीमारी को समाप्त करने में सफलता पाई है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है एवं एड्स जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है। अब यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो आपको ज्ञात होता है कि चेचक और पोलियो जैसी बीमारी जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी कई भूमिका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्थिक उपलब्धियां में, जैसे राजनीतिक उपलब्धियां में है कि शांति। अब अगर आपको उदाहरण देना होगा राजनीतिक उपलब्धियों में तो एक दो उदाहरण मैं दे देता हूँ जो आपको याद है, मैं कोई नया उदाहरण यहाँ नहीं देता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कोरिया संकट। कोरिया संकट 1950-53, हालांकि इसमें उसकी छवि पूरी धुली हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया की स्वतंत्रता वाले मुद्दे को ले सकते हो 1949 में, उसका आप एग्जाम्पल दे देना। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता ये 1949 से 1949 में तो पहले ही है। और फिर आप स्वेज नहर संकट, स्वेज नहर संकट को जो हल किया है, आपको मैं कल बता चुका हूँ, आज मैं बता चुका हूँ स्वेज नहर संकट के बारे में, तो ये आपको पता होगा। ये 1956 इसे आप राजनीतिक उपलब्धियां में 2-3 उदाहरण अगर देने की जरूरत
आज भी पल्स पोलियो, आप संडे को ऊपर बैलून हवा में तैरते हुए देखोगे तो यूएनओ का प्रोग्राम एड्स के रोकथाम के लिए इसने काम किया है, चेचक के उन्मूलन में इसने काम किया है। पल्स पोलियो में इसको कितनी सफलता मिली है, इसने एक तरह से समझिए तो केसेस को समाप्त कर दिया। तो आप देखेंगे स्वास्थ्य फ्रंट पे इसका बहुत बड़ी सफलता है। सांस्कृतिक फ्रंट पर यूनेस्को का नाम आपने सुना, यूनेस्को इसके अंतर्गत कार्य करता है, इसके विषय महत्वपूर्ण अंग में नहीं है, परंतु यूनेस्को विश्व खाद्य संगठन है। आर्थिक लाभ एक और भी दे सकते हैं, ये तो खैर एजेंसी स्वतंत्र एजेंसी है, इसके अंतर्गत आर्थिक उपलब्धियों में जो विश्व खाद्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन, और यहाँ अगर आप देखें संगठन ये अभी भी आपको कोविड-19 के टाइम में भी कुछ एक्टिव हो रहा है कि इस पर कुछ क्वेश्चन भी लगे और थोड़ा विवाद में भी चाइना वाले इशू को लेकर पड़ा है, आपको उनमें से पढ़ा होगा। बावजूद इसके सांस्कृतिक में है कि दुनिया की भूमि विश्व संस्कृति को प्रकाश में लाने में यूएनओ का मतलब होता है। सबकी सीमाएं, अभी भी सीमाएं क्या है उनकी? तो राजनीतिक मोर्चे पर यूएनओ को सीमित सफलता ही मिली है। इसके महत्वपूर्ण कारण है कुछ सदस्य देशों के पास वीटो शक्ति का होना, इस कारण से लगभग संपूर्ण शीत युद्ध के काल में संस्था लकवाग्रस्त हो गई। इसका अगर हम आपसे पूछें कि भाई ठीक है, आप यूएनओ की सबसे बड़ी कमजोरी बताएं, तो आप कहेंगे वीटो की शक्ति। तो वीटो की शक्ति क्या है? कि वीटो की शक्ति, अब कुछ शक्ति जिनको आपने वीटो की शक्ति दी है, वो वीटो की शक्ति वाले तो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, तो वीटो की शक्ति वाले बहुत पावरफुल हो जाते हैं और कोई प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं देते। तो पूरे शीत युद्ध के काल में सोवियत रूस ने युद्ध में वीटो की शक्ति का उपयोग किया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने स्वयं के वित्तीय स्रोत न होने के कारण इसे अधिकांश समय वित्तीय चुनौतियों का सामना करना है। इसके पास फंडिंग ही बहुत कम है और सबसे मेजर फंडिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना धौस है, आप देखते हो कितना धौस इसके ऊपर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ज्यादा कदा इस बात को उठाया कि हम फंडिंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी फंडिंग पर इसका जो डिपेंडेंस है, इसको थोड़ा इसकी जो निष्पक्ष छवि है वो इसको धूमिल कर देती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर है, इसकी अपनी कोई सेना नहीं। सदस्य राष्ट्रों से सेना मांगता है, कई बार वो देते हैं, कई बार हाथ पीछे खींच लेते हैं, कई बार बड़ी दिलचस्पी से किया जाता है। तो ये स्थिति से के लिए इसके पास अपनी सेना होनी चाहिए थी। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी, तब से लेकर आज तक इसकी संरचना लगभग अपरिवर्तित है। ऐसे में यूएनओ में बदलती वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के मुताबिक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए 5 सदस्य देशों में चीन तो चलिए उसकी बड़ी हैसियत है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के विघटन के बाद में रूसी गणतंत्र की बड़ी हैसियत है। इन ब्रिटेन और फ्रांस की हैसियत तो कई दुनिया के देशों से अब छोटी हो चुकी है, अभी भी उनके पास अस्थायी सदस्यता है, वीटो शक्ति है। लेकिन एक तरफ भारत है, जापान है, जापान चूंकि पराजित देश था, वंचित रहा। जापान, भारत, जर्मनी पराजित है, जर्मनी बाहर है। अब नए नए कंटेंडर्स जो आए हैं, जैसे अब ब्राजील है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका में ब्राजील है। तो इन देशों को हैसियत देखते हुए इन्हें भी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो अब वही बात चल रही है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाइए। आप 1945 के जियो पॉलिटिक्स को कब तक ढूंढेंगे? 20 के दशक का जियो पॉलिटिक्स है, पीछे वाले बहुतों की हैसियत छोटी हुई है, बहुतों की हैसियत बड़ी हुई है। तो आप अगर युग के अनुसार इसका संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर यह संस्था आपके लिए बहुत उपयोगी